हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। आई होप आप सब बहुत ही खुश और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो ना। हाँ, कई बच्चे मुझे लिख रहे हैं कमेंट में कि मैम हम अच्छे हैं तभी तो खुश हैं। बिल्कुल बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप अच्छे हैं तभी आप पढ़ रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ। राइट, तो मैं पूनम प्रजापत रसायन विज्ञान की कक्षा 11वीं में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर करो ताकि सभी बच्चे जुड़ सके और पढ़ सकें। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। राइट, बिल्कुल, ये ऐसे ही नहीं कहा गया है, इसको सार्थक भी कर रहे हैं हम, है ना। तो जल्दी जल्दी शेयर करो, फटाफट फटाफट, और जल्दी से जुड़ते जाओ और कमेंट में लिख दो हम सब बहुत अच्छे हैं मैम, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि आप सब बच्चे इतना मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो ही जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर? जल्दी जल्दी जल्दी। चलो बच्चों, हमने अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और 3rd चैप्टर शुरू कर लिया है, जिसका नाम क्या है? तत्वों के क्या? तत्वों का वर्गीकरण तथा उनका आवर्तीता। तत्वों का वर्गीकरण क्यों हुआ, कैसे हुआ, अपन ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है, उसका क्विक रिवीजन लेते हुए आज हम क्या पढ़ेंगे उस टॉपिक तक आते हैं। ठीक है, उससे पहले फटाफट क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो जल्दी से जल्दी, और एक प्रॉमिस करो अभी कि आप लास्ट तक क्लास में जुड़े रहेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही इस टॉपिक में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी मैं साथ साथ बता रही हूँ, और प्रैक्टिस भी हम लास्ट में करेंगे। ओके, फटाफट जुड़ जाओ भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, इसीलिए इतना जल्दी आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं पढ़ने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटा कि भारत का भविष्य बहुत सुरक्षित है, क्योंकि आप जैसे बच्चे, यदि होनहार बच्चे इस तरह से यदि पढ़ रहे हैं तो भविष्य तो सुनहरा है ही। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्विक रिवीजन लेते हुए कि हमने पिछली क्लास में जब चैप्टर शुरू किया था तो क्या क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहले देखा था कि वर्गीकरण, जो तत्व हैं, तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। उसके बाद में तत्वों को कैसे रखा गया, वो डॉबेराइन और न्यूलैंड नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया। साथ में ही उन तत्वों को सारणीबद्ध सबसे पहले मेंडलीफ ने किया, उसके बाद उसको मॉडिफाइड करके आधुनिक आवर्त सारणी को किसने बताया? आधुनिक आवर्त सारणी को हेनरी मोज़ले ने बताया। बताने के बाद उनके दोष कमियों के बारे में पढ़ा, और साथ ही हमने ये देखा कि जो तत्व हैं उनको किस तरह से अरेंज करके उनके गुणों को बताया गया है। राइट, ये तो था लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था। अब चलते हैं हम आगे आज के टॉपिक पर। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे, एक नजर उस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं तत्वों का ब्लॉकों में विभाजन, धातु एवं अधातु की जानकारी। राइट, लेकिन ये है क्या, तत्व में ब्लॉक का क्या मतलब है, जरा ध्यान देंगे ताकि आपको बात समझ में आ जाए। चलते हैं टॉपिक के ऊपर, फटाफट जल्दी से जुड़ जाएं, जल्दी जल्दी जल्दी। बच्चों, जितना जल्दी आप जुड़ेंगे समय को उतना ही अपन अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। हम आपके साथ समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें उसका जो रिफंड है वो अच्छा मिलेगा, है ना। हमारे साथ हम अगर अपना समय आप पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप हमें उसका लाभ जरूर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में आप भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर्स जो होंगे। राइट, तो इन्वेस्ट ही कर रहे हैं हम अपने समय को आपके साथ। राइट, चलते हैं भाई बच्चों, आ जाओ। तत्वों का ब्लॉक में विभाजन। ब्लॉक मतलब क्या? एक समूह में बांटना, है ना। एक समूह में तत्वों को रखना, अलग अलग समूह बने, वो समूह कितने थे और हुआ क्या। सबसे पहले ध्यान देंगे, कोई भी तत्व होता है बेटा, तत्व जो होता है उसके अंदर नाभिक, नाभिक के चारों तरफ कक्ष होते हैं। यस और नो? इन कक्षकों को बेटा हमने के, एल, एम और एन बोला है कि नहीं? बोला है। ये कक्ष हैं, या यूं कहूं कि कोश हैं। इन कोशों को पुनः वर्गीकृत किया गया और कहा गया
कि जो तत्व हैं वो उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के आधार पर इन्हें किन में बांटा गया? उपकोशों में बांटा गया। किस में बांटा गया बेटा? उपकोशों में। और वो उपकोश क्या है? S, P, D और F, राइट। इन्हें क्या किया जाता है? स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। वहीं पर यदि आप कक्ष की बात करें तो उन्हें कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। बात समझ आ गई? कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, क्योंकि आप सब मेरे साथ कहाँ पढ़ रहे हो? डाउट नट में जो पढ़ रहे हो बच्चों। चलें जी आगे चलते हैं। तो कोश उपकोशों में बंट गए। ये उपकोश जो है वो प्रत्येक उपकोश एक समूह में बंटा और समूह में तत्व आ गए, राइट। तो S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक कितने ब्लॉक में बंटा? 4 ब्लॉक में। किस आधार पर? इलेक्ट्रॉन के आधार पर, राइट। बात समझ में आ गई? तो फटाफट उतारेंगे जल्दी से। मुझे ये बात समझानी थी क्योंकि इसको समझाए बिना हम ब्लॉक को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। क्लियर? ओके जी, ओके। चलते हैं आगे, फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? एस ब्लॉक। बेटा एस ब्लॉक क्या होता है? इसकी परिभाषा पर मैं एक नजर डालना चाहूंगी, जरा ध्यान देंगे। अपने पास एक परमाणु है, परमाणु का नाभिक है और नाभिक के कक्ष हैं या कोश हैं। कोई भी कक्ष है, कक्ष में क्या करते हैं? जैसे ही उसका परमाणु क्रमांक बढ़ता है, कोई भी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो परमाणु क्रमांक बढ़ने पर इनका आकार बढ़ता है। आकार बढ़ता है तो नाभिक पर आवेश बढ़ता है, नाभिक पर आवेश बढ़ता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो आवेश बढ़ता है, और परमाणु क्रमांक और आवेश को बढ़ने के बाद इन दोनों का संतुलित बनाए रखने के लिए जो इलेक्ट्रॉन जिस उपकोश में भरा जाता है वही उस ब्लॉक का तत्व होता है। जरा परिभाषा पर गौर करेंगे। किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक बढ़ने पर, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर बढ़े हुए नाभिकीय आवेश को प्रति संतुलित करने वाला इलेक्ट्रॉन, इस कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ना, हाँ या ना? तो प्रति संतुलित करने वाला इलेक्ट्रॉन जिस कोश में या उपकोश में भरा जाता है, उपकोश में भरा जाता है, उसे उसी कोश या उसी उपकोश का तत्व कहते हैं, राइट। जल्दी से उतारो, जल्दी से उतारो। ये परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, ये किसी भी बुक में नहीं लिखी गई है, जरा ध्यान दें। ये परिभाषा क्या है? किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक बढ़ने पर बढ़े हुए नाभिकीय आवेश को प्रति संतुलित करने वाला इलेक्ट्रॉन जिस उपकोश में भरा जाता है उसे उसी उपकोश का तत्व कहते हैं, राइट। तो चलते हैं आगे। परिभाषा को मैं लिख रही हूं पहली बार, उसके बाद आप खुद लिखेंगे, ओके। तो परिभाषा क्या रही बेटा? किसी तत्व के परमाणु क्रमांक के बढ़ने पर बढ़े हुए नाभिकीय आवेश को प्रति संतुलित करने वाला इलेक्ट्रॉन यदि S उपकोश में भरा गया है तो S उपकोश में भरा गया है तो उसे S
उपकोष के तत्व कहते हैं। राइट, जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ भाई बच्चों कि ये परिभाषा आपको समझ में आई है या नहीं। ओके, क्लियर, डन, समझ आ गई। ठीक है जी, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? चलिए, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 और 2, यानी अंतिम कक्ष में 1 और 2 हो सकता है। ठीक है, आइए तो अब चलते हैं अपन इसके कुछ गुणों के बारे में चर्चा कर लें। एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो तत्व नरम धातु के होते हैं, यानी सोडियम को, पोटेशियम को, लिथियम को आप चाकू से भी काट सकते हैं। 11th क्लास में आप आ चुके हैं, प्रैक्टिकल आपका होना है। लैब में जब आप जाएंगे तो वहां सोडियम का टुकड़ा रखा गया है। छोटे छोटे टुकड़े में से मैम आपको जब करवाएंगी क्या प्रैक्टिकल, तो वहां पर वो सोडियम को चाकू से ही काटेंगी, छोटे से टुकड़े को। तो इसलिए कट सकते हैं क्योंकि वो धातुएं क्या होती है बेटे? नरम होती है। जब नरम है तो गलनांक क्वथनांक भी कम होगा। और आप सब जानते हैं कि सोडियम को यदि मैं क्या कर दूं, वायु में खुला छोड़ दूं तो वो आग पकड़ लेता है। इसीलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, बिकॉज ऑफ ये इसकी रिएक्टिविटी, इसकी क्रियाशीलता अत्यधिक होती है। उनमें से अधिकांश लो को रंग प्रदान करने वाले होते हैं, ज्वाला को रंग प्रदान करने वाले ये होते हैं। हाइड्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम है। इसमें क्या होता है, जब ब्लास्ट होता है तो कलर जब दिखाई देता है वो क्षार धातुओं की वजह से ही होता है। आमतौर पर आयनिक यौगिक बनाते हैं और ये बिजली के अच्छे चालक होते हैं। बिजली के अच्छे चालक होते हैं, यानी कि ये क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो जाता है क्योंकि नरम धातुएं होती है। इनके बीच में कण जो होते हैं उनमें स्पेस उपस्थित होता है। ठीक, बात समझ में आ गई। तो देखते हैं कि एस ब्लॉक के तत्व कैसे होते हैं। आपको ये आवर्त सारणी दिखाई दे रही है? यस और नो बीच में सभी बच्चों को दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल दिखाई दे रही है। इसमें ये जो स्थिति है वो एस ब्लॉक की है और एस ब्लॉक के तत्वों को बेटा क्षार धातुएं कहते हैं। आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि मैडम अम्ल धातु क्यों नहीं, फिर क्षार ही क्यों? क्योंकि ये धातुएं जल के साथ क्रिया करके क्षार का निर्माण करती हैं, क्षार का निर्माण करती हैं। इसीलिए इन्हें क्षारीय धातुएं कहा जाता है। साथ ही ए ग्रुप को क्षार धातु, वहीं पर जो दूसरा भाग है इसी का उसे क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातुएं। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन दिमाग में आया, क्षारीय मृदा धातु क्यों? क्योंकि इन तत्वों को सबसे पहले पृथ्वी में खनन द्वारा प्राप्त किया गया था, मृदा द्वारा प्राप्त किया गया था, इसलिए इन्हें क्षारीय मृदा धातुएं कहा गया। क्लियर, बात समझ में आई। एल्कलाई मेटल्स, एल्कलाई अर्थ मेटल्स। क्लियर, बात समझ में आ गई हो तो फटाफट कमेंट में लिखेंगे यस मैम। जल्दी बेटा जल्दी। ओके, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें ग्रुप्स क्या होता है दिख रहा है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 NS2 होता है। हाईली रिएक्टिव होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है +1 +2 होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अंक क्या, जरा ध्यान देंगे। ऑक्सीकरण अंक का मतलब होता है किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में, बाह्यतम जो कक्ष है उस बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वो यदि दान कर देते हैं तो उनका जितने इलेक्ट्रॉन आपने दान किए हैं वही ऑक्सीकरण अंक है। क्यों भाई? क्योंकि
ऑक्सीकरण अंक जब भी आप बात करेंगे तो वहां पर हमें तत्व में अष्टक की प्राप्ति होनी चाहिए। अष्टक से ज्यादा या अष्टक से कम है तो इलेक्ट्रॉन का दान किया जाएगा। क्लियर? बाह्यतम कक्ष में 8 है, 8 के नजदीक है तो ग्रहण करेगा और 8 के नजदीक नहीं है तो दान करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास सोडियम है बेटा, सोडियम का परमाणु क्रमांक बताएंगे सभी बच्चे, जल्दी जल्दी कमेंट में बताएंगे फटाफट। अरे बता दो भाई, क्या हो गया? बोल, बातें करने लग गए ना? यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। ये नहीं करना है बेटा, पढ़ाई करो। चलो आ जाओ। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना बेटा? 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेकंड चैप्टर मैंने सिखाया था। 1s2 2s2 2p6 3s1। पहली बात, अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से कोश में है? s, इसीलिए ये कौन से ब्लॉक में आता है? s ब्लॉक में आता है। सेकंड, बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। होने कितने चाहिए? 8। नहीं है, नजदीक भी नहीं है तो 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा? दान। धनवान लोग धन का दान करते हैं। क्या करते हैं धनवान लोग? धन का दान, हाँ या ना? तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा और सोडियम पर चार्ज क्या आया? +1। तो ऑक्सीकरण अंक क्या हुआ? +1। किसका? सोडियम का। कितना? +1। बोलो, बात समझ आई या नहीं? जल्दी बता दो, फटाफट बता दो और इसको उतार लो ताकि बातें क्लियर हो जाए, सबको बात समझ आ जाए जल्दी जल्दी। ओके, चलो आगे। आता है अगला ब्लॉक, पी ब्लॉक। परिभाषा सब बच्चे लिखेंगे जल्दी से जल्दी कि पी ब्लॉक जो होता है उसकी परिभाषा क्या होती है। मैंने एस ब्लॉक की बताई थी कि किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में क्या इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, वही प्रतिसंतुलित होकर पी कक्षक में भरा जाएगा। यानी कि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक बढ़ने पर बढ़े हुए नाभिकीय आवेश को प्रतिसंतुलित करने वाला इलेक्ट्रॉन पी उपकोश में भरा जाता है, इसीलिए इसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यस और नो? जल्दी बता दो, यस और नो फटाफट। अब आ जाओ, इसके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2 NP126। यस और नो? यस और नो? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, NH2 समझ आए? 1 to 6। पी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 6। हाँ या ना? भरे जा सकते हैं ना? सबको पता है ये बात कि पी में क्या हो सकता है? 1 से 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरे तो 6 से कम तो हो सकते हैं पर 6 से ज्यादा नहीं। कम तो हो सकते हैं पर 6 से ज्यादा नहीं, इसीलिए 1 to 6 डेडलाइन। ओके, क्लियर जी? क्लियर? बात समझ में आ गई? तो अब इसके गुणों के बारे में चर्चा कर लें। पी ब्लॉक के तत्वों के लक्षण क्या क्या हैं? इन तत्वों के यौगिक अधिकतर सहसंयोजन प्रवृत्ति के होते हैं। इट्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कार्बन। ये हम सब जानते हैं, कार्बन पी ब्लॉक का है, हाँ या ना? मैंने पिछली क्लास में आवर्त सारणी को समझा दिया था, इसीलिए मैं कह रही हूँ कार्बन कौन से ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का है, राइट? वैसे तो मैं यहाँ भी बता रही हूँ पर फिर भी आपको आवर्त सारणी याद हो, है ना? अगर नहीं है तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, इनमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। किनमें? पी ब्लॉक के तत्वों में। अभी मैं पी ब्लॉक के जो तत्व देखेंगे उसमें परिवर्तनशील मतलब एक तत्व प्लस में भी और माइनस में भी, राइट? +1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है। इस तरह की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर सकता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब आ रहा है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का अधातु गुण बढ़ जाता है। अधातु गुण मतलब जो धात्विक गुण है वो कम हो जाता है। यानी अगर आप देखेंगे कि जो चमकीलापन होता है,
जो विद्युत प्रवाह की जो दर होती है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, जो लचीलापन है वो कम होना शुरू हो जाता है, राइट, सॉफ्टनेस कम हो जाती है। उसके बाद क्रियाशीलता भी नीचे की ओर घटती जाती है। प्रत्येक आवर्त के अंत में एक बंद संयोजकता कोश NS2NP6 विन्यास वाला एक उत्कृष्ट गैस तत्व होता है। अभी बात करते हैं इस पर। जैसे जैसे हम समूह के नीचे आते हैं धात्विक गुण बढ़ते जाते हैं। ठीक है, आओ भाई यहां देखते हैं। आओ बेटा, यहां पर आपको क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये क्या है? जो ग्रीन है वो सब क्या है? नॉन मेटल्स हैं। क्या है? नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल मतलब क्या होते हैं? नॉन मेटल्स जल्दी बताओ, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? आ जाओ। अधातु, ओके, अधातु। चले, मेटल धातु, नोबल गैस, मेटलोइड्स, उपधातु, अक्रिय गैस है। ठीक है, ओके डन। धातु लो लिख ही देते हैं, नाराज हो जाएगा वरना कि मेरे को क्यों नहीं लिखा। आओ भाई, अब बात करते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी का भी आप उठाकर दे सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, परमाणु क्रमांक 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। ठीक, अब 3p1, p2, p3, p4, p5, p6। मोजले ने नहीं कहा था कि एक ही ब्लॉक में होना चाहिए, उन्होंने आवर्त बोला था, तो आवर्त में उपस्थित सभी तत्व जो होते हैं उनका ब्लॉक सेम होता है, लेकिन P में P का ही होगा, D में D का ही होगा। ब्लॉक क्या होता है? सेम। P ब्लॉक में सब P में ही चल रहे हैं ना। यहां पर P1, ठीक है, कार्बन की बात करें तो P2, P3, P4, P5, P6 NN। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। चलते हैं, लेकिन जब ऊपर से नीचे आते हैं तो सब में यहां पर NP1, NP1, NP1 बाह्यता कक्ष में सेम इलेक्ट्रॉन होंगे, हाँ या ना? क्योंकि एक समूह में आने वाले सभी जो तत्व होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्यतम कक्ष का समान होता है। बात क्लियर हो गई। बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घट रहा है, कौन सा गुण बढ़ रहा है? अधात्विक गुण, हाँ या ना? अधातु के गुण बढ़ रहे हैं। साथ ही जो शून्य समूह है, या यूं कहूं जो 18वां वर्ग है, वो अक्रिय गैस का है। क्यों है? क्योंकि इन सब में इलेक्ट्रॉन NP6 यानी बाह्यतम कक्ष पूर्ण पूरित है। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कौन से तत्व कहते हैं? अक्रिय तत्व, या जो क्रियाशील नहीं होते हैं, राइट। इनकी सबकी संयोजकता हमेशा क्या होती है? इनकी संयोजकता शून्य होती है। क्या होती है बच्चों? शून्य होती है। साथ ही अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें तो इन्हें हेलोजन तत्व कहा जाता है। कौन से तत्व कहा जाता है? हेलोजन तत्व कहा जाता है। बात समझ में आई? सबको क्लियर हुई? फटाफट नोट करेंगे, जल्दी से जल्दी। चलते हैं आगे, अगला पॉइंट, डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? किसी भी क्या तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ने में बढ़े हुए नाभिकीय आवेश को प्रतिसंतुलित करने वाला इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा है या उपकोश में भरा है तो उसे डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं, राइट। चलते हैं आगे। तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 NS2। क्यों भाई? ध्यान दो, अगर बेटा हम बात करें इस तरह से तो अपन देखते हैं कि अपने पास SP
डी और एफ, यूं ही तो चलता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो हम लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s। और आप जानते हैं कि इस d की ऊर्जा 4s से ज्यादा है। ये बात मैं पीछे बता कर आई हूं। यस और नो, जल्दी बताओ। अधिक इसलिए, और इसकी कम ऊर्जा होती, इसलिए पहले इसको भरते। तो अपन क्या लिखेंगे, एन और डी, सही है। तो अगर डी के लिए लिखोगे तो क्या हुआ, ये तो एन एस हो गया, तो ये क्या हुआ, एन माइनस 1 डी। बोलो यस और नो। यहाँ बच्चों को दिक्कत रहती है, इसीलिए मैं ये करके समझा रही हूं। अगर आपके पास ये कक्षक है तो अपने पास यदि यहाँ पर 3d है और यहाँ पर 4s है तो अपन इसको क्या लिखेंगे, ns और n माइनस 1d। यस और नो, बात समझ में आ गई होगी। क्लियर, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। यस मैम, ओके जी ओके, बात समझ में आ गई तो फटाफट इसको उतारेंगे, जल्दी से क्लियर करेंगे। साथ ही एक बात और, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जा सकते हैं। इनमें ये कैपेसिटी होती है, इनके पास इतनी ऊर्जा होती है, एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जा सकते हैं। साथ ही संक्रमण तत्व होने की वजह से इनकी ऑक्सीकरण अंक में भी क्या होती है, वेरिएशन आता है। इनकी ऑक्सीकरण अंक +2 जो है वो सबसे ज्यादा स्थायी होती है, और +2 से +7 तक यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी डी ब्लॉक के मैग्नीज जो एलिमेंट होता है उसकी होती है, क्योंकि उसके बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी होती है, इसलिए +7 तक ये जा सकता है। क्लियर, बात समझ में आ गई तो फटाफट लाइक करेंगे जल्दी से जल्दी, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। अब चलते हैं इसके विशेषताओं पर। विशेषता कहती है कि इनकी गलनांक क्वथनांक उच्च है, क्योंकि ये कठोर धातुएं हैं, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति की होती है। बेटा अगर किसी भी तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अब आप ये तो जानते ही है ना अयुग्मित मतलब क्या, अयुग्मित का मतलब होता है जैसे एक कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पी में अपने पास 3 कक्षक हैं, तो अपन देखते हैं कि अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अपन इस तरह भर दिए, तो इसमें 2 क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या हो गया, गुण कैसा हुआ, अनुचुंबकीय। ये कलरफुल होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं वहां पर वो हमेशा कलरफुल होते हैं। क्लियर, जैसे क्षार धातुएं कलरफुल है, पर क्षारीय मृदा धातुएं कलरलेस हैं, क्योंकि उनमें बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन युग्मित है। ओके, इनका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन आसानी से कर सकते हैं, इनमें ऊर्जा की मात्रा अत्यधिक होती है। एक नजर डालते हैं तत्वों पर, देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। राइट, डी ब्लॉक के एलिमेंट में 3d 4d 5d 6d 4d कक्षक हैं, 3d 4d 5d और 6d, और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देख ही चुके हैं। तो इस प्रकार ये डी ब्लॉक के तत्व हैं, और इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 जो है वो हमेशा स्थायी होती है। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब चलते हैं अगला ब्लॉक आपका एफ ब्लॉक। ये क्या होता है, एफ ब्लॉक वही परिभाषा सेम, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2f1 n-1 d0 ns2। यस और नो, जल्दी बताएंगे, जल्दी कैसे हुआ। किसी भी नाभिक में यदि आप बात करेंगे तो अपने पास अपन ऊर्जा स्तर देख के आए हैं, तो अपने पास 3d 4f और क्या होता है 3d, सॉरी ध्यान दो, शुरुआत जो होती है वो होती है आपकी कहां से, 4f
5D और 6S। हमेशा F ब्लॉक का कोई भी तत्व आज आप उठाकर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेना, क्योंकि आपको मैंने सिखाया हुआ है। तो आप देखेंगे पहले तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप नोट करेंगे तो वो इस तरह से आएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ n की वैल्यू 6 है तो यहाँ n-1D हो गया, और यहाँ पर 4 है तो n-2F हो गया। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ये कह रहे हैं वो संक्रमण तत्व है और संक्रमण तत्व के भी अंदर ये उपस्थित है, तो इन्हें कहेंगे अंतर संक्रमण तत्व। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो फटाफट यस मैम लिखो। उपकोशों में भरा जाता है, जबकि एफ ब्लॉक में अंतर संक्रमण तत्व n-2 में भरा जाता है, जो एक अंतर उपकोश होता है। क्लियर? बिल्कुल जी बिल्कुल। ये चीजें आपको बताई तो गई हैं, पर फिर भी एक बार समझना जरूरी है। चलूं आगे? ओके, चलिए आगे चलते हैं। इनकी विशेषताएं देखो बेटा। निचले भाग के तत्वों में अपने ने देखा, ये रहे, ये लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स हैं, नीचे उपस्थित हैं। तो ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि इस निचले भाग में तत्वों की दो पंक्तियां, जिन्हें लेंथेनॉइड्स, जिनकी जो सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक चलती हैं, एक्टिनॉइड TH से लॉरेंशियम तक जाती हैं, तो वो तत्व 14 तत्व होते हैं। इनमें कितने होते हैं? 14। डी ब्लॉक में कितने होते हैं? 10 तत्व। पी ब्लॉक में कितने होते हैं? टोटल 10। यहाँ एक आवर्त की बात कर रही हूं मैं, 10। एक आवर्त में 14, एक आवर्त में 6 तत्व होते हैं, और पी में एक आवर्त में 2। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ये कह रहा है तत्वों की इन दो श्रृंखलाओं को आंतरिक संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। प्रत्येक श्रृंखला के भीतर तत्वों के गुण काफी समान है। एक्टिनॉइड श्रृंखलाओं के अधिकांश तत्व रेडियो सक्रिय होते हैं, यानी वो क्या करते हैं? रेडिएशंस का उत्सर्जन करते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व कौन से होते हैं? जो क्या करते हैं? रेडिएशंस का उत्सर्जन करते हैं। यानी एक तत्व दूसरे के तत्व के ऊपर जब कभी भी कोई रेडिएशंस उत्सर्जित करता है तो वो तत्व हमेशा क्या कहलाता है? रेडियो सक्रिय तत्व कहलाता है। तो एक नजर डालते हैं। तो देखो, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, एक्टिनियम के बाद जो तत्व बाहर निकाल दिए गए, थोरियम, प्रोटेक्सीनियम, यूरेनियम, नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरेशियम, सीरियम, ब्रिकेलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम और नोबेलिवियम और लोवेंसियम। बात समझ में आ गई? तो ये तत्वों के नाम हैं। मैं बस इतना बताना चाह रही हूँ कि एक्टिनियम के बाद जो तत्व आते हैं उन्हें एक्टिनॉइड तत्व कहा जाता है, वहीं लेंथेनम के बाद आने वाले तत्वों को लेंथेनॉइड तत्व कहा जाता है। लेंथेनम के बाद आने वाले तत्वों को क्या कहते हैं बच्चों? लेंथेनॉइड कहा जाता है। और इन्हें आंतर संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि ये n-2 कक्ष में भरे जाते हैं। बात क्लियर हो गई? बात समझ में आ गई? इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देख लिया है। अब चलते हैं हम, आपको ये सब उतारना है, अच्छे से PDF आपको मिल जाएगा। जिसको भी चाहिए कमेंट में लिख दें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, आप वहां से उठा लेना। ओके, चलते हैं आगे। अब है अगला धातु। बेटा कौन सी आवर्त सारणी में तत्व धातुएं होती हैं, कौन सी अधातु होती है, उनके गुण। धातुएं आपको सबको पता है ना, 78% आवर्त सारणी में धातुएं हैं। आवर्त सारणी बाईं ओर दिखाई देती हैं। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। धातु में आमतौर पर उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं। बिजली के अच्छे चालक होते हैं और ये लचीले भी होते हैं। बोलो सही है कि नहीं? जल्दी बताओ, ये गुण आपको पता है या नहीं? तनन्य सामर्थ्यता भी होती है, आघात वर्धनीयता भी होती है, विद्युत के अच्छे चालक होते। तन्यता जानते हैं ना, जिन्हें क्या करते हैं? खींच कर लंबा खींच सकते हैं, पता है ना? सोने के तार को, चांदी के तार को वहीं पर पीट कर चद्दर बनाई जा सकती है। लोहे के दरवाजे नहीं बनते, एल्यूमिनियम के दरवाजे नहीं बनते। ये सब क्लियर? चलते हैं आगे। अधातुएं क्या होती हैं? अधातुओं का क्या कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान दो।
जो धातुओं के गुण उनके उल्टे कर दो तो क्या बन जाती है? अधातुएं बन जाती है। सही है कि नहीं? बिल्कुल है। तो अपन चलते हैं, सबसे पहले अधातुएं आवर्त सारणी के शीर्ष दाईं ओर स्थित होती है, इस तरफ होती, बिल्कुल। इनके पिघलने और क्वथनांक वाले कम ताप पर ठोस या गैस हो जाती हैं। सही है। ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। गैर धात्विक गुण बढ़ता जाता है बाएं से दाएं जाने पर। बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है, अधात्विक गुण बढ़ता है। सही है। और ये भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं, लचीले नहीं। भंगुर मतलब पता है क्या? जरा सा पीटते ही पूरा बिखर गया, भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं। राइट, हाँ या ना? कांच कैसा है? भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं, कड़क है लेकिन गिरते ही बिखर जाते। ठीक है, जल्दी से उतारो, फटाफट फटाफट फटाफट। चलते हैं आगे। चलें जी? हाँ जी हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल। चलो आगे। अगला है उपधातुएं, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हो। जिनमें धातु प्लस अधातु दोनों के गुण मौजूद हो, उन्हें उपधातु कहा जाता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम आदि। क्लियर? अगला नोबल गैस। नोबल गैसें आदर्श गैसें, जो इलेक्ट्रॉन ना देती है ना लेती है। राइट, ऐसी धातुएं, ऐसे गैस नोबल गैस कहलाती हैं। 18वें वर्ग में मौजूद है। इस अवधि में नोबल गैस तत्व के साथ साथ प्राप्त होती हैं। सदस्य गैसीय प्रवृत्ति के होते हैं। पूर्ण कक्षक पूर्ण पूरित होता है। रासायनिक संयोजन में भाग लेने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है, इसीलिए इन्हें अक्रिय गैसें कहा जाता है। बोलो हाँ या ना? बात समझ में आई या नहीं? क्लियर हो गई? ब्लॉक्स के बारे में पता चल गया, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं। आराम से गौर से सुनना, मैं जो इस पूरे क्लास का सार बता रही हूँ। हम लोगों ने एक आवर्त सारणी पढ़ी जिसमें अपन ने देखा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और नीचे एफ ब्लॉक उपस्थित होता है। एस ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS122, राइट। पी ब्लॉक, जहां पर पी ब्लॉक में बाह्यतम कक्ष पी में ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2NP126। वहीं डी ब्लॉक के तत्व धातुएं होती हैं, कठोर होती हैं और इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी जगह स्थानांतरित होते रहते हैं। थर्ड पॉइंट, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS, क्या? NS2 N-1 D1 क्लियर? वहीं एफ ब्लॉक की बात करें तो ये लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बाद शुरू होते हैं। डी ब्लॉक में से इन्हें अलग किया जाता है। साथ ही ये रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-2F1 N-1 D1 और NS2 होता है। राइट, इनके गुणों के बारे में जाना तो बात क्लियर हो गई होगी। तो अब आओ थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं इन्हीं के साथ कि अपने पास जो प्रतिनिधि तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं, यानी किसी आवर्त सारणी का प्रतिनिधित्व करने वाले तत्व कौन से होते हैं। हमेशा क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं, साथ ही वर्ग 13 से 17 के तत्व प्रतिनिधित्व तत्व कहलाते हैं, जो लीड करते हैं। राइट, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ भी है, कौन से तत्व होते हैं। एस और पी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं प्रतिनिधित्व तत्व कहलाते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व लैंथेनॉइड्स को कहा जाता है और ये यूरेनियम के बाद वाले तत्वों को ट्रांस यूरेनियम तत्व कहा। यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को ट्रांस यूरेनियम तत्व कहते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बच्चा पार्टी, जल्दी से उतारो, फटाफट फटाफट फटाफट। अब बढ़ते हैं हम आगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखो, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे, जल्दी जल्दी। किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है? बताओ, जल्दी बताओ, कौन सा तत्व है? सल्फर, क्लोरीन, मैग्नीशियम और सोडियम। बताओ जल्दी 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 जल्दी, कौन सा आंसर सही होगा?
जल्दी बताओ भाई, बता दिया? अच्छा, कौन सा आंसर सही है? वेरी गुड, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स। मैग्नीशियम 12 होता है। वेरी गुड बेटा। यस ब्लॉक का तत्व है, ये क्षारीय मृदा धातुएं हैं और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS2 होता है। क्लियर? चलते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हेलोजन को स्थापित किया गया? हेलोजन तत्व कौन से होते हैं? वर्ग 16, 17, 18, पहला और 17वां। बोलो, ये तो अभी बताया था। कौन सा वर्ग? जल्दी बताओ। 17वां वर्ग। यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बच्चे कई बार मुझे कहते हैं मैडम कौन आंसर कर रहा है, आपको कैसे? अरे आप ही कर रहे हो, आप ही कर रहे हो आंसर, वही मैं दे रही हूँ, है ना? तो 17वां वर्ग क्या होता है? हेलोजन। वेरी गुड। अगला प्रश्न ये रहा, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व दिए गए थे? कितने? मौजले ने कितने तत्वों को खोज के बता दिया था? सबसे ज्यादा 108, 100, 94, 118। जल्दी बताओ, ये तो सबको आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टाइम इज ओवर। बताओ। वेरी गुड। फोर्थ आंसर इज राइट आंसर 118। 118 तत्व अब तक खोजे जा चुके हैं। चले लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर सभी फटाफट देंगे। किस तत्व की संयोजकता शून्य होती है भाई? हीलियम, लिथियम, हीलियम और फ्लोरीन। लिथियम, बेरिलियम, हीलियम, फ्लोरीन। कौन सी गैस? अक्रिय गैस, जिनके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरे हुए होते हैं, इसलिए ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना देते हैं। तो बताओ कौन सा भाई? हीलियम। इसकी संयोजकता क्या होती है? सदैव शून्य। तो बच्चों बात समझ में आ गई? अच्छा लगा तो फटाफट लाइक कर दो, यस मैम लिख दो, और आज जो कुछ मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करते रहना है और साथ में नोट्स बनाते रहना है। ओके, तो जब तक मैं नेक्स्ट क्लास में आती हूँ तो तब पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।